नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल। लाइफ विद खंडेलवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे हुआ तो जिया जी के वो सारे पॉइंट्स और उनके करने के तरीके जो मैंने आपको पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से कल बताया था। और उसकी एक आपको जस्ट दिखाई दी कि कैसे कैसे हम लोग क्लिनिक में काम करते हैं। तो मैं मूल मूल बातें आपको हुआ तो जिया जी के बता देता हूँ, और कैसे हम क्लिनिक में इसका इस्तेमाल करेंगे उस पर भी मैं एक आपकी वो पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। और उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास जो होगी अभी, ये पूरे क्लास होने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिकल क्लास में आपको कैसे आना है और कैसे चीजों को समझना है, क्योंकि अब हम समापन की तरफ है। तो हुआ तो जिया जी के बारे में आप लोग कलम कागज लेके भी बैठ सकते हैं, ताकि थोड़े थोड़े पॉइंट नोट कर लीजिए। मुख्य मुख्य बात नोट रहेगी तो फिर वीडियो सुनेंगे तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि नंबर वन, ये मॉक्सिबेशन पॉइंट है। नंबर टू, इसकी सबसे खासियत बात क्या है? ये सर्वाइकल से लेकर सैक्रम तक फैला हुआ है। तीसरी बात यह है कि फिलहाल आप इसको 0.5 चुन तक ही लेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे जब तक सीख नहीं लेते, और उसके भीतर भी नहीं आएंगे जब तक इसको अच्छी तरह नहीं सीख लेते। एक आइडियल जो सेफ लाइन है वो 0.5 चुन दोनों तरफ, ये स्पाइन के दोनों तरफ होता है। उसको लेने का तरीका कैसे होता है, काम करने का तरीका कैसे होता है, प्रैक्टिकल क्लास में थोड़ा सा और मैं विस्तार से बता दूंगा। लेकिन अच्छे ढंग से हुआ तो जिया जी सीखने के लिए किसी गुरु के पास होना जरूरी होता है। तो आप लोग जहाँ भी सीख रहे हैं वहां सीख लीजिए, या फिर मैं दिल्ली बॉम्बे जब मौजूद रहूंगा तो आप उस समय भी आकर अपने व्यक्तिगत समर्थता को और मजबूती वहां पर दे पाएंगे। तो ये हो गई मुख्य मुख्य बात। अब इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बात आती है कि निडलिंग कैसे करना है, कौन सी बीमारी में काम आता है, किस किस का लेना है, क्योंकि हम बैक पेन पे ही बात कर रहे हैं। तो और बैक पेन के साथ साथ में कुछ जस्ट भी आपको बता दूंगा, ताकि अपने क्लिनिकल माहौल के लिए आप दिमाग तैयार कर सको। और पॉइंट का लगाने का तरीका सारे पॉइंट पे एक जैसा ही होता है, खाली डिफरेंस जो होता है कितना डेप्थ तक देना और कितनी चून तक का डिफरेंस मेंटेन करना, बस ये दो का। लेकिन निडलिंग का तरीका सब में एक जैसा ही होता है। तो इसलिए निडलिंग का तरीका जब सीख लेंगे तो लगभग लगभग आप काम सारी बीमारी में कर पाएंगे। इसलिए मैं वो जिस्ट भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा बैक पेन के अलावा। बैक पेन में मैंने कम से कम आपको 156 के आसपास के इंटरनेशनल रिसर्च पेपर के आधार पे बताया था कि एक बार आपका अगर बैक पेन में कोई भी प्रकार का बैक पेन हो, किसी भी कंडीशन में हो, एक्यूट हो या फिर क्रॉनिक हो, हार्निएशन हो या स्टोनोसिस हो, डिस्क बल्ज हो या कंप्रेशन हो, सारे में कुछ प्रोटोकॉल हैं जो अच्छे काम करते हैं। काम करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक्सिवेशन कैसे दे रहे हैं। मॉक्सिवेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, कितनी देर दे रहे हैं, कितने डेप्थ में दे रहे हैं, और कौन से मॉक्सा से दे रहे हैं, किस मॉक्सा की क्वालिटी से दे रहे हैं, किस टेक्निक से दे रहे हैं, और किस टाइप के मॉक्सिवेशन को कर रहे हैं। ये बातें दिमाग में रखिएगा। जनरलाइज्ड तौर पे मैंने आपको ये बताऊंगा कि आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर वाले और 5 सेंटीमीटर वाले से आप काम करेंगे, अच्छा काम कर सकते हैं। ये 5 के ऊपर वाले में 7 सेंटीमीटर वाले मोक्सा का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि फिर ये यूवी मेरिडियन को कवर कर लेता है। हम यूवी मेरिडियन को अलग ढंग से करेंगे। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हम अलग स्टेप में क्या सीख रहे हैं। हुआ तो जिया जी पे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, डीयू पे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, और यूवी मेरिडियन पे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। ड्यू मेरिडियन के पास सिर्फ 0.5 चुन से लेके 0.1 चुन तक की इसकी लोकेशन मानी गई है। हर थेरेपिस्ट अपने अपने ढंग से इसको लेता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन सा बेस्ट है। वहां पर मॉक्सिबेशन बहुत प्रकार के होते हैं, जो कल के मैं पिक्चर में आपको रिजल्ट के साथ दिखाया कि देखो इससे रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 1.5 चुन पे चले जाते हैं, वहां पर आ जाता है यूबी मेरिडियन। यूवी मेरिडियन पे काम बिल्कुल अलग टाइप का होगा, एक जैसा नहीं होगा, ये दिमाग में रखिएगा। प्राय हम लोग क्या करते हैं, एक ही लाठी से सबको हाँकने की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। तो ड्यू मेरिडियन के और यूवी मेरिडियन का काम अलग होगा, और हुआथो जियाजी का काम करने का तरीका अलग होगा। ये हो गई इसकी एक महत्वपूर्ण बात। उसके बाद क्या सर इसमें निडल किया जा सकता है? बिल्कुल करना है, किया जा सकता है।
लेकिन पहले निडल के पैडिंग आप लोगों को मुहैया कराए गए हैं, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। या ह्यूमन बॉडी पे जिसकी प्रैक्टिस है उसमें आपको डेप्थ मालूम होना चाहिए। जो लोग खाली सुइयां चुभाते हैं उनके लिए हुआ तो जियाजी नहीं है, हुआ तो जियाजी उनके लिए है जो कंट्रोल्ड निडलिंग करना जानता हो। तीसरी बात है कि लोग कहते हैं सर हम टुवर्ड्स स्पाइन लगा दें, क्या लगा दें? नो, ओनली परपेंडिकुलर से स्टार्ट कीजिएगा। जब तक आपको टुवर्ड्स स्पाइन नहीं समझ में आए तब तक नहीं करना है। बाई चांस आप स्पाइन के किसी भी हिस्से को थोड़ा भी टच कर लिए तो पेशेंट को आप पैरालिसिस भी करवा सकते हैं। ये जो इलाका है ये अच्छा रिजल्ट देने वाला है, लेकिन अच्छे से संभाला जाने वाला इलाका है। बराबर। दूसरी बात है, पेशेंट को बैठा कर नहीं देंगे, पेशेंट को हमेशा लेटा कर देंगे। हाथ की पोजीशन, पैर की पोजीशन, बिस्तर की पोजीशन, जितने भी मापदंड बताए गए हैं वो सारे इसमें फॉलो होंगे। जब भी हुआ तो जियाजी पे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो पेशेंट की बॉडी को और साइकोलॉजी को पहले तैयार किया जाता है, क्योंकि पेशेंट की पोजीशन में हिलना डुलना नहीं होता है। इसलिए पेशेंट को पहले कुछ ट्रीटमेंट होने चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए एक्यूपंक्चर क्या होता है, मॉक्सिबेशन क्या होता है। एकदम नए पेशेंट को हुआ तो जियाजी नहीं दिया जाता है, या हुआ तो जियाजी देते समय आपके निगरानी में आप पेशेंट को पहली बार दे सकते हैं, लेकिन निगरानी में स्टाफ पे छोड़कर नहीं दिया जाता है, खुद पर भरोसा करके काम करना है। अब आते हैं कि सर हम लोग इस पर बहुत टाइप के मॉक्सिबेशन बताए आपने, तो कौन कौन से टाइप के मॉक्सिबेशन करेंगे? तो जिनको मॉक्सिबेशन बिल्कुल नहीं आता, फर्स्ट टाइमर है, तो वो लोग क्या करिए, कैंडल मॉक्सिबेशन से स्टार्ट कीजिए। मैं सबके डाउट क्लियर करते हुए चलता हूँ कि जिनको पहली बार मॉक्सिबेशन करना है वह कैंडल मॉक्सिबेशन से स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि सर हम निडल करते ही नहीं है, तो फिर निडल वाला इफेक्ट कैसे लाएंगे? तो उसको प्लम बशम और एक्यूपेन से काम करना है। प्लम ब्लशम और एक्यूपेन से। प्लम ब्लशम में एक ध्यान रखिएगा, जिसको 7 स्टार निडल हैमर भी कहते हैं। तो प्लम ब्लशम में ध्यान रखने की बात यह है कि इसकी प्रैक्टिस पहले परफेक्टली होनी होगी, नहीं तो पेशेंट को यहाँ पर आप डैमेज कर सकते हैं। बाकी अंग पे प्लम ब्लशम करना और यहाँ पे करने में अंतर होता है, क्योंकि आप थोड़ा भी हाथ हिलाकर अगर स्पाइन पे लगा दिए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जगह नहीं रहती है। 0.5 चून बहुत ज्यादा जगह नहीं रहता है, बहुत कम जगह है ये। तो कम जगह में काम करने की, तो उसमें कैसे खड़ा होना है, कैसे करना है, खतरे को कैसे बताना है, वो प्रैक्टिकल क्लास में आपको हम थोड़ा सा दिखा देंगे। कपिंग, बड़े कपिंग नहीं लगते हैं इसमें, इसमें छोटे कप लगते हैं। तो जितना छोटा कप होगा उतने छोटे कप का इस्तेमाल कीजिएगा। लोग बड़े बड़े कप लगाते हैं, बड़े कप हुआ तो जीआईजी पे, यूबी मेरिडियन पे नहीं लगा करते, और कप कभी भी ड्यू मेरिडियन पे नहीं लगाएंगे। लोग लगाते हैं, इसलिए मना कर रहा हूं मैं आपको, अभी नहीं लगाएंगे। जब लगाने की स्थिति होगी तो मैं बताऊंगा, फिलहाल नहीं लगाएंगे। आप गन का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एयर फील्ड गन ही इस्तेमाल होता है, और उसमें करने में सेफ्टी के सारे रूल पहले आपके हाथ पे क्लियर होने होंगे। दूसरे गन के किसी भी प्रॉब का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। कुछ लोगों को मैंने क्या किया है, जो फोर्क वाले होते हैं ना, दो मुंह के उठे वाले, उनको लगता है स्पाइन के दोनों तरफ हुआ तो जियाजी के लिए नहीं, ये है आपके पैर के टेंडो एचाइलिस के लिए, जो एड़ी के ऊपर होता है वहां के लिए ये है। और यहाँ तक कि इसकी वीडियो भी एक दूसरे की नकल करके यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। किसने कहा सर यूट्यूब पे तो स्पाइन पे करते हुए दिखा रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग दिखा रहे हैं, वो जिम वाले लोग हैं, उनको पता ही नहीं है एबीसीडी भी। अब होता क्या है, एक से वीडियो ने दूसरे ने नकल किया, दूसरे ने तीसरे ने किया, तीसरे ने चौथे ने किया, और वीडियो बनते चला गया। आप पेशेंट को मुसीबत में डाल दोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मुसीबत छोटी बड़ी नहीं होती, बड़ी मुसीबत आती है इन सबसे। तो ये सब बातें मैं पहले बता रहा हूँ कोई भी चीज सिखाने के। तो वहां पर एयरफील्ड वाला ही गन का इस्तेमाल करेंगे। फोर्क का इस्तेमाल जो होता है वह टेंडो एचएलएस के लिए होता है। 10-12 प्रकार के जो हेड्स होते हैं सबके इस्तेमाल अलग अलग होते हैं, तो पहले अलग अलग इस्तेमाल से ही शुरू कीजिए। अब आते हैं हुआ तो जिया जी का। मैं जब एग्जाम्पल दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि उसने, उनके पास एक ऐसा लड़का आया था जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता था, तो उन्होंने कमर के ऊपर कुछ पॉइंट इस्तेमाल किए और वहां पर मोक्सा किया था, और उसी समय पेशेंट चलने लगा था। किताब में अगर इसी बात का उल्लेख आप देखेंगे तो वो वहां पर ये उल्लेख होगा कि हुआ तो जिया जी ने ट्विस्टेड स्न्यूज का इस्तेमाल ट्रीटमेंट दिया था।
ये मुख्यतः क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। और एक खास बात और याद आ गई, इसलिए मैं बता देता हूँ। वातो जिया जी जो मॉक्सिबेशन करते थे तो वो प्राय उसमें कौन की भाषा लिखी हुई है कि कितने कौन तक मॉक्सिबेशन है। और आपको लगेगा अचंभा कि मॉक्सिबेशन वो 30 कौन से लेकर 100 कौन तक करते थे। कितने? 30 कौन से लेके 100 कौन तक, पर्सन टू पर्सन, डिसीज टू डिसीज। इसलिए मिनिमम 3 कौन तो आपको करना ही होगा। 3 कौन, बहुत ज्यादा कौन नहीं होता है, तो 3 कौन से लेके 5 कौन तक पेशेंट टू पेशेंट करिए। फिर धीरे धीरे वो जब चीजों की महारत आ जाएगी तो आप करने लग जाएंगे। जैसे मैं 100 कौन तक करता हूँ, लेकिन वो बहुत सटीक होना होता है, क्योंकि ये स्नीफर गन की तरह है कि एक निशाना पकड़ा और एक गोली मारी और एक ही बार में वार होना, वैसा है ये खेल। लेकिन आप अगर सेफ करना चाहते हैं तो मोक्सा उल का आप मूवमेंट स्टाइल पे हुआ तो जिया जी पे आराम से दे सकते हैं। उसमें क्या होता है, डीयू और यूबी और हुआ तो जिया जी तीनों कवर हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ी सेफ रहती है। तो आपने देखा होगा प्लास्टिक का बॉक्स काट के ऊपर चाय की छलनी लगाकर मैं दिया था। तो ये एक मूवमेंट ओरिएंटेड मॉक्सिबेशन है। हुआ तो जियाजी पे अच्छे रिजल्ट विदाउट मूवमेंट वाले होते हैं, यूबी मेरिडियन पे मूवमेंट वाले होते हैं। मैं डिफरेंस करते हुए चलता हूँ। हुआ तो जियाजी पे एक ही जगह मॉक्सिबेशन, इसलिए जो लड़की को एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस वाले को दिया था वो नन मूवमेंट वाले थे। वहां पर जो 7 स्टार पुकुन मोक्सा कहलाता है, तो वो जो हमने दिया था वो एक ही जगह दिया था, उसको मूव नहीं कर रहे थे, इसलिए नीचे रबड़ के टायर थे ताकि वो मूव बिल्कुल नहीं हो। बिल्कुल पिन पॉइंट दी, इसलिए आपने देखा होगा मैं प्राइम मार्किंग नहीं करता हूँ उस लड़की के, उस पर मार्किंग किया था मैंने, एकदम दायरा स्पेसिफिक करके दिया गया था वो। तो बहुत मेजरमेंट एक्यूरेट करके एक्यूरेट देना होता है। लेकिन आप नन एक्यूरेट दे के भी रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि एरिया मालूम होना चाहिए आपको। तो ये सब मूल बातें हैं, प्रैक्टिकल करते समय ये बातें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। तो उसी में आपको चीजें समझनी होगी कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो मॉक्सिबेशन का जो सबसे बड़ा राज ये है कि एक मोक्सा जला के आप सोचते हैं उसको डंडी घुमा के सब पेशेंट पे रिजल्ट दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। कल जैसे आरसी मेहता जी ने एक सवाल किया था कि सर एक साथ अगर सारे पेशेंट आ जाए तो कैसे करें। तो अभी ये सवाल का भी आंसर मैं साथ में दे देता हूँ कि एवरी डे आप 5 सेंटीमीटर वाले मॉक्सिबेशन से मॉक्सिबेशन दे दीजिए उनको, 5-10 मिनट का। और एक डे, जैसे मैं अपने यहाँ सैटरडे बना कर रखा हूँ मॉक्सिबेशन का, तो सैटरडे आपके पास पेशेंट ज्यादा है तो सैटरडे ओनली फॉर मॉक्सिबेशन के पेशेंट बुला लीजिए आप। तो सारे स्टाफ को और सारे पेशेंट को पता रहेगा कि आज के दिन खाली मॉक्सिबेशन होगा। तब क्या होता है कि आपके टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। उस दिन खाली मॉक्सिबेशन रख लीजिए और बाकी दिन आप एक काम कीजिए, कैंडल मॉक्सिबेशन आप लगा दीजिए उनको, तो परमानेंट लगा हुआ रह गया, आपका समय बच गया। अगर आपके स्टाफ की कमी है, पेशेंट आ गया, तो बॉक्स मॉक्सिबेशन और कैंडल मॉक्सिबेशन का प्रयोग कर लीजिए, तो आप अच्छा मैनेज कर सकते हैं। कल मेरे दिमाग में ये बातें नहीं आई थी, अभी ये बताते बताते आ रही है। तो कैंडल मॉक्सिबेशन तो आपको बस लगाना है, वो 5-7 मिनट जलेगा, 3 मिनट तक बॉडी पे हमको और रखना होता है। तो वो एक सेफ साइड रहा और बॉक्स मॉक्सिबेशन सेफ साइड रहा। उसको गर्म लगती है, उसको बोलना है गर्म, हम बस हटा देंगे, फिर वापस अपने काम पे लग जाएंगे। तो आपका बड़ा आसान रहेगा। एक कमरे के अंदर ही तो मूवमेंट करना है, और उसके अंदर है ना कपड़े की लेयर होती है, इसलिए पेशेंट जलेगा नहीं उससे। पेशेंट बोलेगा हाँ गर्म लग रहा है, तब तक आप मूव करके आराम से उसको हटा सकते हैं। और पेशेंट अगर हिल के गिरा भी दिया तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो डबल लेयर डबल कवर में रहता है। लेकिन वुडन बॉक्स मॉक्सिबेशन नहीं देंगे, वो उसके लिए सामने खड़ा रहना बड़ा जरूरी होता है। तो ये काम कर सकते हैं आप समय बचाने के लिए, पर्टिकुलर डे पे फुल मॉक्सिबेशन, बाकी दिन बूस्टर मॉक्सिबेशन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये हुआ तो जय जी के साथ साथ में एक हो गया। तो अब जो मैंने आपको बताया था, जो लड़का उनका जिनको उन्होंने कमर पे मॉक्सिबेशन दिया था और लड़का तुरंत चलने लगा था, तो वहां पर जो केस था पेशेंट का वो था ट्विस्टेड स्न्यूज। ट्विस्टेड स्न्यूज वर्ड टीसीएम में इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाद के जब रिसर्च किए गए तो मालूम पड़ा कि ये जो वर्ड ये ट्विस्टेड स्न्यूज लिख रहे हैं, इसका मतलब टेंडन एंड मसल्स है। अगर टेंडन एंड मसल्स पे अगर वह स्टिफ हो जाए, या किसी भी प्रकार का पैरालिसिस हो जाए, या किसी भी प्रकार से कोई पेशेंट अनेबल टू वॉक हो जाए, तो उसमें हुआ तो जीआईजी के कमर के पॉइंट इस्तेमाल बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए होता है मॉक्सिबेशन से। यानी किसी कारण से पैर का स्ट्रेंथ कम हो जाए, L4 L5 S1 के कंप्रेशन से पैर में ताकत कम हो जाए,
या पैरालिसिस की वजह से पेशेंट को चलने में दिक्कत हो, या किसी भी प्रकार के प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वीकनेस आ जाए, या कोई प्रकार की ऐसी बीमारी होती है जिसमें धीरे धीरे करके पैरों की ताकत कम हो जाती हो, उसमें ये सारे में हुआ तो जियाजी के पॉइंट, जो कमर वाले पॉइंट हुआ तो जियाजी के, जो L4 L5 S1 के बाजू में होंगे, वो अच्छे काम करेंगे। और कल जो मैंने बताया था उसको साथ ले लेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो है DU3 DU4 UB23 UB25, कल वाले जो पिक्चर में दिया था, और प्लस हुआ तो जियाजी, पास प्रोटोकॉल पूरा। आप पूछेंगे लोअर के पॉइंट देने हैं? दे सकते हैं निडल पे, लेकिन ये पॉइंट जो मैंने बताया निडल एंड मॉक्सिबेशन के लिए, जैसी आपकी आदत है, जैसे पेशेंट की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप चुनेंगे। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा मॉक्सिबेशन, लेकिन ढंग का मॉक्सिबेशन, जिसमें कौन का ख्याल रहेगा कि कितने कौन दिए या कितनी बार वो मॉक्सा दिया पर्टिकुलर। तो यहाँ पर पेंडुलम मॉक्सा नहीं होगा, याद रखिएगा। पेंडुलम मॉक्सा होता है यूबी मेरिडियन पे, वातोजियाजी पे होता है अप एंड डाउन, यानी जैसे चोंच मारती है ना चिड़िया, उस ढंग के मॉक्सिबेशन करते हैं हम यहाँ पे। इसलिए मेरे फ्री वीडियो चोंच वाले स्टाइल के मैंने लाइफ विद खंडेलवाल में दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा कि कैसे मॉक्सा चलाना और कैसे हाथ को बॉडी पे सेफ्टी रखते हुए ये करना है। आप ऊपर से देंगे तो आप क्या करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चिपका देंगे, इसलिए बाजू को बॉडी पे रखना होता है, फिर ये चोंच वाली स्टाइल से आपको लगातार मॉक्सिबेशन देना होता है, इसको नहीं मूव करना होता है। तो वातोजिया जी के मॉक्सिबेशन की टेक्निक हमेशा अप एंड डाउन रहेगी, एक जगह स्थिर रहकर। और ड्यू मेरिडियन पे और प्लस यूबी मेरिडियन पे आप पेंडुलम मॉक्सिबेशन, जिसको हम क्वाड्री मॉक्सिबेशन कहते हैं, वह चलेगा। इसलिए बेहतर होता है पहले क्वाड्री मॉक्सिबेशन दे दीजिए और उसके बाद वातोजिया की मॉक्सिबेशन दे दीजिए, बराबर। तो थंडर मॉक्सिबेशन यूबी एंड ड्यू मेरिडियन पे 7 सेंटीमीटर वाले जम के चलेंगे, वो उसका बेस्ट है। लेकिन जब आप पर्टिकुलर वातोजिया पे आए तो 3 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर, बस। समझ चुके हैं दोनों अंतर? कोई डाउट हो तो आप नोट करते रहिए, मैं दोबारा बता दूंगा। इसलिए मैं अभी आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल होगा तो ये सारी बातें आपको ख्याल रखनी है, क्योंकि इन सब बातों में कंप्रोमाइज नहीं है। ये सारे सीक्रेट्स है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं है, इसमें दाएं बाएं जाने की जगह नहीं है। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि ट्विस्टेड स्न्यूज जो है टेंडन मसल्स है, और इसमें मॉक्सिबेशन के बाद निडलिंग हाल फिलहाल में जोड़े गए हैं। पहले करीबन 2000 साल के इतिहास में लगभग लगभग खाली मॉक्सिबेशन की चर्चा है। उसके बाद जितनों ने किताब लिखा, उन लोगों को वहां मॉक्सिबेशन समझ लीजिए किसी को करना नहीं था या किसी को करना नहीं आया, तो उन्होंने कहा यहाँ निडल चालू करो, तो बाद के लिटरेचर में निडल है। लेकिन शुरुआती 2000 साल के लिटरेचर में किसी में भी निडल का इस्तेमाल नहीं हुआ, सारे लोगों ने मॉक्सिबेशन पे ही चर्चा की है। तो आप दोनों कर सकते हैं वहां पर, इसलिए निडल के ऊपर मॉक्सिबेशन हो गया, जिसको वार्म निडल मॉक्सिबेशन कहते हैं, वो कर सकते हैं। कैंडल मॉक्सिबेशन कर सकते हैं, प्लस एडिशिव कैप्सूल मॉक्सिबेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर से निडल जाती है। वैसे कैंडल मॉक्सिबेशन के अंदर से भी निडल जाती है, ठीक है, लोगों को वो सुराख का पता नहीं है, वो निडल के लिए सुराख है। तो वो मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा। तो जिनको निडल नहीं करना है वो डायरेक्ट एडिसिव मॉक्सिबेशन और कैंडल मॉक्सिबेशन कर सकते हैं, लेकिन एक एक जगह आपको 5 5 10 10 बार उसको ट्रिगर करना पड़ेगा। वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा। 3 से शुरू कीजिए, एक बार 3 3 देकर चालू कीजिए, उसके बाद फिर आगे जाइएगा। हुआ तो जिया जी की एक खास बात बताता हूँ। जैसे मैं आपको कायरो एक्यूपंक्चर जब बताता हूँ, तो मैं आपको एक्यूपंक्चर और कायरो एक्यूपंक्चर में अंतर बताते हुए चलता हूँ। हुआ तो जिया जी ने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी ज्यादा पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया। सारे ग्रंथ उनके ये भरे हैं कि उसने 2 3 पॉइंट लगाए और पेशेंट को मिरेकल रिजल्ट मिल गया। वो बहुत स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते थे और गाइडेड निडलिंग करते थे। गाइडेड निडलिंग का मतलब हो गया, पेशेंट को कुछ लगाया, उसके बाद उनको कहा कि तुम्हें महसूस हो तो बताना, ये चीज महसूस होगा। पेशेंट कहता हाँ ये मेरे को महसूस हुआ, वो निडल निकाल लेते थे, वो निडल रखते नहीं थे। तो ज्यादा करके मैं मेरी निडलिंग आप देखेंगे तो मैं हुआ तो जियाजी टाइप की ही निडलिंग ज्यादा करता हूँ। मैं निडल बॉडी पे बहुत ज्यादा देर रखता नहीं हूँ, मैं करता हूँ निकल जाता हूँ, और ज्यादा करके एक ही निडल को वो लेके मैं पूरी बॉडी पे ट्रीटमेंट दे देता हूँ। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आप में भी ये सामर्थ्यता आ जाएगी, बहुत बड़ी चीज नहीं है। से ही स्टार्ट किया था, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, और जीरो से स्टार्ट करते करते लोगों को पढ़ते पढ़ते लोगों को देखते देखते मैं समझ गया कि कम निडल में भी काम किया जा सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा निडल बॉडी पे लगाओ तो 10 निडल,
धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो आप भी कम नीडल पे आ जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं। क्योंकि शुरुआती दौर में कम नीडल नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत सारी थ्योरियां हैं, बहुत सारे डेप्थ एनालिसिस है। वो सारे क्रिस्टल क्लियर होने होंगे, क्यों ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कहाँ के लिए ले रहे हैं, कितना गहरा ले रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, हुआ तो आपको कैसे पता पड़ेगा, हुआ कि नहीं हुआ, देची क्या है। ये सारी चीजें होने के बाद आप उस चीजों को कर पाएंगे। तो मेरा मकसद था हुआ तो जिया जी के बारे में बताना, कि वो कम निडल का इस्तेमाल करते थे और मोक्षा का इस्तेमाल करते थे, और वो प्राय बाकी किस्म के एक्यूपंक्चर से वो थोड़े से अलग थे, क्योंकि वो हर्बल देते थे, फिर बहुत एक गैप देकर पेशेंट को बुलाते थे, वो एवरीडे नहीं बुलाते थे, गैप देके बुलाते थे, फिर वापस एनालिसिस करते थे, पल्स डायग्नोसिस वो करते थे। लेकिन अभी टीसीएम में जो पल्स डायग्नोसिस है, उससे वो थोड़ी सी अलग किस्म की पल्स डायग्नोसिस थी। पल्स डायग्नोसिस पे और कभी मैं चर्चा करूंगा। तो ये अभी आधुनिक पल्स डायग्नोसिस, बीच के पल्स डायग्नोसिस और शुरुआती पल्स डायग्नोसिस में अंतर है। शुरुआती चाइना का पल्स डायग्नोसिस भारत के आयुर्वेदिक के पल्स डायग्नोसिस जैसा है, लगभग लगभग। तो और वर्तमान में आयुर्वेदिक का पल्स डायग्नोसिस और टीसीएम का डायग्नोसिस बिल्कुल अलग है। तो जो जो लोग जैसे भी करते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन हुआ तो जिया जी के मार्फत से मैं बता देता हूँ, ताकि आप जिस भी चीज में महारत हासिल करते हैं उस चीज को और अच्छा से कर सकें। और कम निडल करना, मॉक्सिबेशन करना, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो निडल करना, जरूरत पड़ी तो निडल करता था। अब हुआ तो जिया जी पॉइंट्स जो है उसके फिलोसफी को हम समझ गए, अब हम समझ जाते हैं ये टोटल होते कितने हैं। क्योंकि ये टोटल 17 पेयर का उल्लेख शुरुआती ग्रंथों में है, तो टोटल मिला के दोनों तरफ होते थे 34, 34 पॉइंट्स हो जाते हैं, सर्वाइकल से लेके सेक्रम तक। लेकिन हुआ तो जिया जी ने सिर्फ शुरुआती दौर में थोरेसिक एंड लंबर में ही हुआ तो जिया जी का इस्तेमाल किया था, बाकी में नहीं किया था। हाल फिलहाल में पिछले 15-20 साल में ये देखा कि लोग सर्वाइकल से लेके शैक्रम तक ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हुआ तो ये चीज हम आविष्कार किया था तो थोरेसिक और लंबर तक ही इस्तेमाल करते थे, आप चुन दोनों तरफ। और ये ड्यू मेरिडियन, जिनको पता है, ड्यू मेरिडियन से लिया जाता है, ना कि बॉन से। तो ड्यू मेरिडियन से ये दोनों तरफ हाफ हाफ चून होता है। तो ज्यादा करके T1 से लेके L5 के बीच में हुआ तो जियाजी लेते थे, और आधुनिक युग में ये सारी चीजें लिया जाता है। सर्वाइकल के लिए हुआ तो जियाजी इस्तेमाल जरूर करते थे, लेकिन उनकी टेक्निक वहां पर एक अलग टाइप की होती थी। और याद है कि अपने सर्वाइकल से लेकर सेक्रम तक, तो ये सारे के सारे जियाजी ही कहलाएंगे। हुआ तो जियाजी लिख दीजिए या जियाजी लिख दीजिए। हुआ तो हम इसलिए लगाते हैं कि जियाजी हुआ तो का द्वारा क्रिएट किया गया है, उसकी जनक है वो, इसलिए हुआ तो लगाते हैं। लेकिन अब अगर आप जियाजी लगाते हैं तो पूरा बात हो जाता है उसमें। तो जियाजी पॉइंट का मतलब वापस बता देता हूँ। जिया का मतलब हो गया लाइनिंग, और जी का मतलब हो गया स्पाइन। स्पाइन की लाइनिंग वाली स्टाइल में जो निडलिंग करते हैं, तो उसको हम लोग हुआतो जियाजी कहते हैं। तो अब जियाजी को लिखेंगे कैसे प्रिस्क्रिप्शन पे? जियाजी लिख के जहां दे रहे हैं वहां का आप एनाटॉमी लिखेंगे। अगर सर्वाइकल 4 के पास दे रहे हैं तो आप सर्वाइकल 4 और सर्वाइकल 5 बोल के जियाजी पॉइंट लिखेंगे, ताकि ये एकदम स्पेसिफिक हो जाए। नंबर 4 और नंबर 5 पे दे रहे हैं क्योंकि ये वर्टिब्रा के नीचे से मिला के हम देते हैं। तो L4 L5 लिखेंगे, खाली L4 नहीं लिखेंगे, L4 L5 जी हाँ जी। तो अब लगाने वाले को बिल्कुल समझ में आ गया कि मैंने L5 के ऊपर और L4 के नीचे यह जियाजी लिया है। तो लिखा सारे का सारे जियाजी होगा, इसका नंबरिंग नहीं है। तो लोकेशन आपको मालूम पड़ गया। ज्यादा करके जियाजी के समय में 24 पॉइंट्स तक अच्छे रिजल्ट में थे। बाद में और लोगों को लगा होगा इसके रिजल्ट अच्छे हैं, सब जगह अच्छे हैं, और इसका साइंस मालूम पड़ गया कि वो ऐसा ही काम करता है। तो उस हिसाब से आप इसको पूरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपको हाफ चुन, 0.5 चुन जिसको कहते हैं, हाफ चुन वहां से चलिए। और निडल जो है वो अलग अलग बुक में आपको 0.5 से लेके 1 चून तक का उल्लेख होगा, लेकिन 1 चून मत करिएगा, ये डेंजर है। मैं वापस बोल देता हूँ, 1 चून लोकेशन पे मत कीजिएगा, 1 चून सुरक्षित निडलिंग नहीं होता है। 0.5 चून तक करिएगा। लेकिन मैं आपको 0.8 चून तक का टेक्निक का जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। और मैं बहुत डेप्थ तक जाता हूँ, आप डेप्थ तक मत जाएगा, किसी ऑर्गन को रैप्चर कर देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रे में हम लोग इसको लेते हैं, लेटरल लेते हैं 0.5 चुन टू 1 चुन, लेकिन 0.5 चुन पर ही करिएगा। किया 1 चुन तक जाता है, लेकिन किसके लिए कौन सा क्षेत्र है ये मैं बता रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आप कितने स्पेशलिस्ट हैं उस पर। सेफ
0.5 चुन। फर्स्ट थोरेसिक टू फिफ्थ थोरेसिक जो है वहां पर अलग चुन का होता है। फिर सेवेंथ सर्वाइकल जो होता है वो एडिशनल पॉइंट होता है इसका। तो ये सारे इलाके में 0.5 चुन का दायरा और डेप्थ ऑफ नीडलिंग बदलता है। ये आपको नोट करके रखना है। तो सब जगह एक जैसा काम नहीं होता है। ये पेशेंट पे पेल्पिटेशन, यानी पेशेंट पे आपको कैसे जांचना है ये बात मालूम होनी चाहिए। प्लस अब सवाल उठता है कि सर ये तो समझ में आ गया कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, लेकिन आपने शुरू से अंत तक बताया बात तो बैक पेन की हो रही है, तो मैं थोड़ा हिंट दे के चलता हूँ ताकि आपको काम का दायरा बढ़ जाए। जैसे अगर आप एग्जैक्ट लेवल ऑफ वर्टिब्री मिलाना इसमें जरूरी है, ये हाइपोथेटिकल नहीं होता है। हाइपोथेटिकल करेंगे तो आपको फिर 2-3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, थोरेसिक 6 कर रहे हैं तो स्टोमक से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, अगर आप थोरेसिक 6 पे सिर्फ सिंगल एक दायां एक बायां यानी राइट एंड लेफ्ट अगर नेडल कर देंगे तो बॉडी के किसी भी एक्यूपंक्चर से ज्यादा अच्छे रिजल्ट माने गए हैं इसके। तो बाकी पॉइंट समझ लीजिए, आप स्टोमक 36 का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोमक के लिए, स्टोमक 25 का इस्तेमाल कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, रेन 4 रेन 6 का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किडनी मेरिडियन के पॉइंट लोकल इशू को देखते हुए उस मेरिडियन पे कुछ ले रहे हैं, या स्टमक मेरिडियन अगर लोअर की कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर भी हम लोग ले लेते हैं। तो ऐसे करके हम स्टमक के तो लेते ही लेते हैं। तो वो सारे पॉइंट का प्रोटोकॉल 1 दिन दे दीजिए, 2 दिन दे दीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ रिजल्ट कम मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो आप थोरेसिक 6 के लेवल पर जाकर स्टमक का ट्रीटमेंट आराम से दे सकते हैं। तो वहां पर फार्मूला वही होगा, मॉक्सिवेशन 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 देन निडल, देन निडल के अलावा निडल मॉक्सिवेशन। तो ऐसे थोरेसिक 7 और 8 हो गया, तो वो हो गया पेनक्रियाज और स्प्लीन के लिए। ऐसे ही अगर हम सर्वाइकल के लिए, अगर सर्वाइकल 7 में जाते हैं तो थायराइड इशू के लिए हम लोग जाते हैं। ये सारे के सारे मैं बता रहा हूँ वातोजिया जी के, यूबी मेरिडियन का नहीं बता रहा हूँ। यूबी मेरिडियन के भी चीजें इसमें कवर होती है। यूबी मेरिडियन के जो बैक्सू पॉइंट है, अगर आप उसको स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, उससे और अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, तो आपको सबसे बेस्ट बैक्सू पॉइंट लेना लेना ड्यू मेरिडियन का पैरेलल पॉइंट लेना जिससे हम डिस्टेंस मापते हैं, प्लस उन दोनों के बीच का हुआ तो जिया जी लीजिएगा। आप ट्रिपल लॉक फार्मूला से काम करेंगे, आपके रिजल्ट वंडरफुल होंगे। एक इनके जो सबसे अच्छे शिष्य थे जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वांग लेटिंग नाम है उनका। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये शायद 1890 से लेके 1990 तक का इनका इतिहास है। ये फिजिशियन है, वातो जिया जी भी फिजिशियन है और ये भी फिजिशियन के कैटेगरी का है। तो ये क्या करते थे कि थोड़ा क्लोजर लगाते थे, स्पाइन के क्लोज में लगाते थे, और ये 0.5 चुन के बजाय 0.3 चुन लेते थे। मैं 0.3 चुन पे ही काम करता हूँ, लेकिन 0.5 चुन पे भी रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए 0.3 चुन पे अभी मत आइएगा, 0.8 चुन पे मत जाइएगा जब तक आप एकदम परफेक्ट नहीं हो जाए। बताना सब जरूरी होता है लेकिन सब चीज करना जरूरी नहीं होता है। तो ये सारी बातें हो गई। प्लस आपको 2 बातें और ध्यान रखनी है। हुआ तो जिया जी जो है वह ची के फ्लो को बहुत अच्छा करता है, इसलिए गॉर्निंग यानी ड्यू और प्लस यूवी मेरिडियन के किसी भी पॉइंट में अगर रिजल्ट कम मिलता हो या उसके रिजल्ट बढ़ाने हो, तो आप क्या करिएगा, उसी ऑर्गन से रिलेटेड यूवी मेरिडियन पे जो पॉइंट है या उसी ऑर्गन से रिलेटेड ड्यू मेरिडियन पे जो पॉइंट है, उन दोनों के बीच में हुआ तो जियाजी उन दोनों पॉइंट पे निडल लगाइएगा, हुआ तो जियाजी पे मॉक्सिवेशन कीजिएगा। आपकी ची फास्ट गति से काम करेगी। तो हुआ तो जिया जी ज्यादा करके आपको लगता है कि पेन डिसऑर्डर के लिए थे, नहीं, पेन के साथ ऑर्गन डिसऑर्डर के लिए भी हुआ तो जिया जी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। और अगर आपको मैं अगर पेन डिसऑर्डर को अलग कर दूं कि सर पेन डिसऑर्डर अलग बता दीजिए बाकी चीजें अलग बता दीजिए, तो मैं आपको एकदम बता देता हूं कि हुआ तो जिया जी का जो सबसे मुख्य जो दर्द वाले में है, तो एक तो लंबर पेन आ जाएगा। लंबर पेन में मैं सारी बातें कर रहा हूँ, साइटिका भी कर रहा हूँ, हर्निएशन भी कर रहा हूँ, बल्ज भी कर रहा हूँ, स्लिप डिस्क भी कर रहा हूँ, कंप्रेशन भी कर रहा हूँ, स्टोनोसिस भी कर रहा हूँ, सारी बातें इसमें आ जाएगी। प्लस थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको स्टमक का बताया, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल जितने भी हैं जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जिस डिसीज जितने भी है, छोटी आंत बड़ी आंत और पेट के अग्नाशय के यानी स्टमक के जो भी इश्यूज है, सारे इशू के लिए इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। जब कहीं रिजल्ट नहीं मिले, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलते, तो वहां पर इस पॉइंट का साथ लेने से आपके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। हर्पिस जोस्टर में जल्दी से एक्यूपंक्चर में बहुत कामयाब नुस्खे आप आजमाते रहते हैं, तब तक हर्पिस जोस्टर बढ़ जाता है। तो हर्पिस जोस्टर जो रिब के बीच में कहीं भी वन साइड होता है, बॉडी के वन साइड आता है,
तो और आपके जो बॉन है, जो सेफ्टी बॉन है, इसके बीच में आता है, बॉन के ऊपर नहीं आता, उसके बीच में आता है, दाने दाने जैसे हो जाता है और बहुत पेनफुल होता है ये। और ये इन्फेक्शियस होता है, स्प्रेडेबल भी होता है। तो इस पर भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट तो हम जा नहीं सकते क्योंकि उस हीट देने से वो बढ़ जाता है। हर्पेस जोस्टर में हम गर्म भी नहीं खाने देते, गर्म भी नहीं लगाते, तो वहां पर क्या करते हैं, हम बैक से चलते हैं। तो हम वहां पर हुआ तो जीआईजी पे काम करते हैं, तो हर्पेस जोस्टर में आराम मिल जाता है। इंटरकॉस्टल न्यूरेल्जिया, जल्दी से ये पेशेंट इस टाइप के जो होते हैं, एक्यूपंक्चर के पॉइंट आजमाते आजमाते उनके दर्द में राहत मिलती नहीं है, तब तक वो सोचता है मैं सही इलाज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वहां पर आप वातोजियाजी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो पेन के ये 4 कैटेगरी इसमें बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। प्लस जो लोग पैरालिसिस पे काम कर रहे हैं उस पर वंडरफुल रिजल्ट आते हैं। मैं ज्यादा करके स्ट्रोक एंड पैरालिसिस में आपको बताया था कि कुछ नुस्खे उस समय बताऊंगा, लेकिन ये चूंकि हुआ तो जियाजी की चर्चा मैंने उस समय भी की थी आपसे कि कभी मौका मिला तो हुआ तो जियाजी के बारे में बता। तो हुआ तो जियाजी के जिस पार्ट में आपका पैरालिसिस हुआ है उसके जो नर्व सप्लाई के जो वर्टेब्री है, वहां पर आप इसके पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे हुआ तो जियाजी का, तो बहुत अच्छे। जैसे लोअर लिम्ब का कोई इफेक्ट आ गया तो L4 L5 S1 के पास में आप आराम से मॉक्सिबेशन कीजिए और नेडल दीजिए तो रिजल्ट बढ़ जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी है टीसीएम में जिसको समर फीवर कहते हैं। समर फीवर के बारे में लोगों ने व्याख्या थोड़ी सी सही नहीं की है, मैं आपको बता देता हूँ। सब लोगों ने वो टीसीएम के नए थ्योरी के हिसाब से लगा कि यही बातें हो रही है, वो बात नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। समर फीवर जो इस्तेमाल हुआ है वो उसका समर से कोई लेना देना नहीं और फीवर से लेना देना नहीं, उसका लेना देना है जो लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी लोअर लिम्ब में कोई भी प्रकार का वीकनेस हो, थकावट हो और आपको रीजन नहीं पता हो किस थकावट का क्या हो। वैसे थकावट बहुत सारे कारणों से आ सकती है, तो उसमें और बैक में स्टिफ बैक हो जिसमें हम SI3 वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर बहुत बार SI3 अगर काम नहीं करे तो यहाँ पर ये हुआ तो जियाजी काम कर जाता है। ये वो समर फीवर के सिम्टम में आते हैं। समर फीवर के सिम्टम में क्या हो गया, लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लोअर लिम्ब के वीकनेस हो गए, फैटिग्स हो गए और प्लस स्टिफनेस इन द बैक। बैक को पूरा बैक है, इसमें अपर लंबर एरिया भी और लोअर लंबर एरिया भी, अपर बैक एंड लोअर बैक दोनों आता है, तो थोरेसिक भी आ जाता है और लंबर भी आ जाता है। तो ये दिमाग में रखना है कि इससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसको समर फीवर कैटेगरी में हम डायग्नोसिस करेंगे। तो हम प्रिस्क्रिप्शन में समर फीवर ही लिखते हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी नहीं इस्तेमाल करते, उसमें ये ग्रुप आ जाता है। तो डिसऑर्डर जब भी बोलेंगे ग्रुप आ गया, डिसीज बोलेंगे पर्टिकुलर हो गया। तो समर फीवर में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हुआ तो जिया जी को इंटरनल ऑर्गन के कोई भी डिसऑर्डर हो, डिसीजेज हो या स्टिफनेस हो तो उसमें हम काम लेते ही लेते हैं। तो ये सारे में, तो स्पाइनल कॉलम में देख लीजिएगा कौन सा ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पर हम लोग पर्टिकुलर वहीं से हुआ तो जी, क्योंकि हुआ तो जी तो पूरी लाइन में फैला हुआ है उसी का। जैसे अगर समझिए लंग के रिलेटेड कोई इश्यूज आ गया तो क्या, हमारा बैक में हम लोग यूवी मेरिडियन में UV13 लेते हैं, तो UV13 कहाँ आता है, T3 के नीचे आता है। तो T3 और UV13 के बीच में हुआ तो जीआजी लेंगे तो ऑर्गन का काम बहुत बेहतर हो जाएगा। तो लंग के रिलेटेड सारा काम हो गया। तो सपोर्टिंग में हम लोग कहाँ जाएंगे, UV13 पे जाएंगे, और इधर स्पाइन में कहाँ आएंगे, T3 के पास आएंगे, और इधर हुआ तो जीआजी पॉइंट पे आएंगे। तो ऐसे करके पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे। अब थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादा करके आपको जो जी सर्च बेस्ट हुआ तो जिया जी के हैं और एक है TCM के जो जनरल क्लिनिक के, वो लोग खाली हुआ तो जिया जी और 0.5 चून लिख के छोड़ देते हैं, बस उससे ज्यादा किताबों में उल्लेख है नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ। एक्चुअली फर्स्ट और पॉपुलर वे है 0.5 चून का, सेकंड वे है 1 चून का, और थर्ड वे है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ 3 में भी और 8 में भी, वो है 0.8 चून बाइलेटरल। तो ये 3 तरीके हैं जिसका हम लोग मेजरमेंट लेते हैं डिसीज टू डिसीज, और फिर मोटे पतले से भी हम इसकी चुनाव को थोड़ा सा तय करते हैं। तो मैं एक सावधानी इसमें बोलूंगा कि 1 चून दोनों तरफ जाना मतलब खतरे को बुलाना है, तो मत जाइएगा। 0.5 चून की सीमा को पार मत कीजिएगा। 0.5 चून को बेहतर लेने का तरीका है, चून मेजरमेंट अपने हाथ से पेशेंट का उंगली मिला लीजिए, 0.5 चून ले लीजिए और निडल कर लीजिए। 0.5 को 0.4 चून और 0.6 चून हो जाए चलेगा, लेकिन उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर नहीं। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन नहीं देंगे, लोग मशीन लगा देते हैं, मशीन बिल्कुल मत लगाइएगा। एक्यूपेन का इस्तेमाल कीजिएगा या हाथ का करेंगे तो सबसे अच्छा है। मैं तो यहाँ एक्यूपेन भी इस्तेमाल नहीं करता, मशीन भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं हाथ का ही इस्तेमाल करता हूँ। तो हाथ से 2-3 फायदे होते हैं। एक, आपसे कोई चीज अगर
खतरा होता है तो आपको पता पड़ जाता है। दूसरा, आपको अपना एरिया पता पड़ जाता है। दूसरा, पेशेंट और आपका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। इसलिए हाथों का इस्तेमाल नीडल स्टिमुलेशन के लिए कीजिए। एक्यूपेन भी अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितने पल्स पे, कितने डेप्थ पे, किस टाइप के पेशेंट को करना है। अब आते हैं डीप नीडलिंग के। जो अच्छे उस्ताद है वो डीप नीडलिंग करते हैं, और जो लोग इसको थोड़ा सा खतरा नहीं उठाना चाहते, एनाटॉमी की जानकारी नहीं है, या वो लोग अलग अलग फील्ड से आकर एक्यूपंक्चर में आए हैं, तो वो लोगों को डीप नीडलिंग करके हम लोग सुपरफिशियल नीडलिंग की सलाह देते हैं। तो दोनों के बारे में मैं बता देता हूँ। ज्यादा करके हम लोग परपेंडिकुलर नीडल करेंगे शुरुआती दौर में। परपेंडिकुलर नीडलिंग कीजिएगा। ऑब्लिक नीडलिंग भी की जाती है, लेकिन अभी सलाह नहीं दूंगा जब तक हम व्यक्तिगत मिलकर सीख नहीं लेते कि परपेंडिकुलर से लोगों को लगता है ऑब्लिक सेफ है। ऑब्लिक सेफ नहीं है, परपेंडिकुलर सेफ है। ऑब्लिक जो है वो थोड़ा सा समझदारी से करने का जगह है। तो 0.3 से 0.5 चून तक डेप्थ में हम लोग अंदर, मैं अभी अंदर की बात कर रहा हूँ। पहले तो दायरा ऐसे लेना है, फिर ऐसे लेना है। तो अंदर जब डालेंगे तो 0.5 तक हाईएस्ट जाइएगा, 0.3 से 0.5 तक। ठीक है। लेकिन एक खास बात आपको बता देता हूँ, हुआ तो जियाजी में इतना डेप्थ से रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। उसके लिए अंदर और जाना पड़ता है। अंदर 1 चून से लेकर 1.5 चून तक, 2 चून तक जाया जाता है, लेकिन पता होना होगा किस पेशेंट में कितना जाना है। उसके बिना नहीं करना, क्योंकि अंदर वाइटल ऑर्गन वगैरह रहते हैं, दूसरे खतरे रहते हैं। तो हम लोग डीप नीडलिंग सलाह तब देंगे जब आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो या किसी गुरु के अंदर में प्रैक्टिस किया हुआ हो। नहीं तो आप 0.3 से 0.5 चुन तक सेफ कर सकते हैं। तो 0.5 चुन तक साइड में जाना, और डेप्थ में स्ट्रेट यानी परपेंडिकुलर निडलिंग करना 0.3 से 0.5 चुन तक। तो डीप निडलिंग और डीप इंसर्शन के बारे में, ये हम लोग 1.5 चुन तक चले जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस किस टाइप में, किस मोटे में जाएंगे, कितने पतले में जाएंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर सर्वाइकल एरिया में जाते हैं तो बहुत बार सर्वाइकल के पास नहीं जाकर हमारे पास टीसीएम के जो पॉइंट है उसके मार्फत भी जाते हैं। हुआ तो जिया जी माइग्रेन में जीबी 20 का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। और वो क्या करते थे, जीबी 20 की नेडल को स्पाइन की तरफ मोड़ देते थे। और हम लोग नेडल भी तो अपोजिट ही लगाते हैं ना, यहाँ लगाते हैं और ये आंख की तरफ होती है। वो आंख की तरफ पर थोड़ा सा होते हुए थोड़ा सा स्पाइन की तरफ करते थे। उससे माइग्रेन का इलाज वो बहुत अच्छा किया करते थे। सिंगल निडल ट्रीटमेंट से माइग्रेन का इलाज हुआ तो जय जी अच्छा किया करते थे। और कभी कभी आप ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन समय समय की बात है। अब हमारे पास बहुत सारे डायग्नोसिस हो गए हैं। उस समय क्लस्टर हेडेक माइग्रेन का डिफरेंशिएट नहीं था, स्ट्रेस के हेडेक का डिफरेंशिएट नहीं था, न्यूरोलॉजिकल का डिफरेंशिएट नहीं था। तो उस समय की परिभाषा उस समय के हिसाब से, लेकिन आज की परिभाषा में भी ये चीजें हम जान ले तो अच्छा रहता है। ये 75 डिग्री से हम लोग उसको ऑब्लिक करके निडल इसमें लगाते हैं, और 1 चुन तक लगा देते हैं उसमें जीबी 20 में। जब आपसे मेरी मुलाकात होगी तो आप मेरे को बोलिएगा, मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इंटरनल ऑर्गन को थोड़ा बचना है। स्पेशली सारे लोग हाथ रखिए ऐसे ऐसे, ये एरिया जो है ना ऐसे, इस एरिया में डिप निडलिंग कभी भी मत कीजिएगा, और परपेंडिकुलर निडल मत कीजिएगा। अभी मैं कुछ खास सिखाने वालों के वीडियो देख रहा था, तो वो निडल यूं लगाए हुए थे। मत लगाइएगा, लंग पंचर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। निमोथोरेक्स बोल के आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस दुनिया में बहुत सारे हो चुके हैं। तो निडल कभी भी ऐसे नहीं देना। यहाँ पर सेफ निडल की जरूरत होती है, इसलिए जब तक सेफ निडल की पता नहीं होता है ना लगाएं। मीलिंग तो बिल्कुल सीख लीजिए, सीखने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। 5 मिनट में सीखा जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑनलाइन में इसलिए नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि सब लोगों का सुनने का तरीका अलग, सोचने का तरीका अलग, और करने का तरीका अलग। अभी तक मुझे नहीं पता आप कैसा मुझे सुन रहे हैं, कैसा मेरे को समझ रहे हैं, कैसा आप करेंगे। तो वो तीनों चीज जब मिलेंगे, मेरे को जानकारी होगी, तो मैं बिल्कुल करेक्ट करवा दूंगा। करेक्ट कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो जगह बता दिया, तो बाकी जगह आप सेफली कर सकते हैं। और आपके पास तो अभी यहाँ करने के लिए पैड भी है, एक्यूपेन भी है, वो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। कापिंग है, फायर कापिंग यहाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो निडल डेप्थ है, अभी आपको कंट्रोल रखना है। अब आते हैं कि कितनी देर तक निडल रखना है। 20 to 30 मिनट्स, याद रखिएगा। 20 मिनट के पहले निडल हटाने की प्रवृत्ति भारत के इकोपंचरिस्ट में रिजल्ट नहीं मिलेगा। 23 मिनट में तो एनर्जी ट्रांसफर होना चालू होता है। क्यों? वो कांटा गड़ा है, फॉरेन बॉडी आया है, उसको पहले समझता है। उसके बाद देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा, तब अपनी फौज रिपेयर के लिए भेजता है। फिर रास्ते में जो जो बीमारी आती है, व्हाइट सेल उसको क्लियर करते चलता है। इसलिए आपको थोड़ा सा रिटेंशन ऑफ द निडल बॉडी पे हमेशा 40 मिनट्स का देना चाहिए। तो ये
20 to 30 मिनट्स एक आइडियल सिचुएशन है। इसके बीच आप क्लिनिक के माहौल को देखते हुए कर सकते हैं। जैसे कल काफी लोगों ने कहा कि सर पेशेंट की फ्लो एक ही टाइम में ज्यादा आता है क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, बेड हमारे पास तीन चार ही होते हैं, हेल्पिंग हैंड दो तीन है, तो ऐसा क्या करें, तो 30 मिनट से आप रिटेंशन ऑफ द निडल का टाइम कर लीजिए कि पेशेंट लेटा, निडल लगाया, तो आप पहला काम निडल से इस्तेमाल कर लीजिए, उसके बाद फिर मॉक्सिबेशन टॉक्सिबेशन कर लीजिए, तो आपका समय बहुत तगड़ा बच जाएगा। या निडल लगाकर निडल के साथ ही कपिंग और साथ ही मॉक्सिबेशन कर लीजिए, तो पूरा टाइम बच गया। 30 मिनट्स में आप पेशेंट को अपने क्लिनिक से बाहर भी निकाल सकते हैं। डिपेंड, सारे काम को इंडिविजुअल करने में टाइम ज्यादा लगता है। अगर एक साथ काम कर रहे हैं कि मॉक्सिबेशन भी वहीं, नेडल भी वहीं, और कपिंग भी वहीं, और साथ साथ में एक्सरसाइज भी, तो आप 30 मिनट्स में, हाईएस्ट 40 मिनट्स में एक पेशेंट को सारा कुछ करके भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको एक साथ, अगर एक साथ तीन पेशेंट आ जाएंगे तो फिर आपकी मैकेनिज्म अलग होगी। एक ही टाइम में एक पेशेंट आएंगे तो आप 30 30 मिनट्स में उनको निकाल सकते हैं। या फिर 20 मिनट्स की निडल रिटेंशन कर दीजिए और उसके बाद अब आपको उस पेशेंट पे कुछ नहीं करना है। मॉक्सा के आप मॉक्सा कैंडल लगा दीजिए, और या कंटेनर मॉक्सिबेशन रख दीजिए, रखकर पेशेंट को जो भी कपड़े वगैरह जैसा मैंने बताया वैसा आप लगा दीजिए, और लगाने के बाद पेशेंट को छोड़ दीजिए। मोक्षा अपना काम करते रहेगा, 3 मिनट का इंतजार होगा, तो 20 मिनट तो पेशेंट के पास आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। खाली एक बेड ऑक्यूपाई रहेगा, तब तक आप एक पेशेंट को तब तक तैयार कर चुके होंगे। 30 मिनट का ट्रीटमेंट आपको यहाँ से टाइम मिल जाएगा, दूसरे पेशेंट में शिफ्ट हो जाइए, तो पेशेंट हैंडल करते हुए भी आप पेशेंट ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। तो एक तरीका और आ गया। इसमें ज्यादा करके हम टोनिफायर एंड जो हाथ से ही करते हैं, रिड्यूसिंग और टोनिफाइंग मेथड। तो ज्यादा करके हम लोग लीवर के मामले में रिड्यूसिंग करते हैं, और जैसे स्प्लीन है तो वहाँ टोनिफाई करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर नहीं भी आती है तो निडल रखकर भी काम करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। ज्यादा करके इंटरनल ऑर्गन में पेन सिंड्रोम, पैरालिसिस और स्टिफनेस और इंटरनल ऑर्गन, ये चार मुख्य इसके किरदार हैं जहां पर देखना है। वैसे देखा जाए तो ये 5 जेंग और 6 फू पॉइंट पूरा कवर करता है। अगर आप इंडिकेशंस के पूछेंगे तो मैं पहले शॉर्ट में बताता हूँ, फिर और विस्तार में बता दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। जैसे आप अगर लंग और अपर लिम्ब के, यानी लंग से लेके अपर लिम्ब के अगर कोई डिसऑर्डर को अगर लेना चाहते हैं, तो आप पहले से लेकर चौथे थोरेसिक, यानी फर्स्ट टू फोर्थ थोरेसिक तक आप हुआ तो जियाजी ले सकते हैं। लंग और अपर लिम्ब के, अपर लिम्ब में अब यहाँ पर कंधा भी आ गया, कोहनी भी आ गया, रिस्ट भी आ गया, बाजू भी आ गया, नेक भी आ गया, शोल्डर भी आ गया। तो एक साथ इतने बीमारियों के लिए फर्स्ट टू फोर्थ ये एक मैं एरिया दे दिया, तो ये एरिया में चले जाइए, पूरा हो गया। अब फोर्थ टू अगर सेवेंथ आते हैं तो आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो सारा आ जाएगा। तो इस हार्ट वाले में क्या आ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी आ जाएगा, हार्ट भी आ जाएगा, प्लस आपके पेल्पिटेशन भी आ जाएगा, घबराहट भी आ जाएगी, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ऐसे ही 7 to 10th अगर थॉरेसिक आप लेंगे तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर के सारे इशू आ जाएंगे। तो फैटी लिवर भी आ गया, गॉल ब्लैडर भी आ गया, डायबिटिक भी आ गया, तो लिवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सारे इशू को आप 7 to 10th में ले लीजिए। ऐसे 10 to 12th थॉरेसिक में स्प्लीन एंड स्टमक के सारे इशू आ जाएंगे। इसी तरह फर्स्ट, अगर आप और ऊपर जाएं तो फर्स्ट टू सेकंड नंबर में नीचे आए आप, अब थोरेसिक के बाद लंबर में आ जाइए, तो लंबर में फर्स्ट और सेकंड जो होगा किडनी के लिए। इसीलिए हम लोग ऑक्सीवेशन यहीं पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि किडनी एनर्जी। और एक खास बात और बता देता हूँ बीच में, जब भी आप हुआ तो जीआजी पे काम करेंगे उसके पहले, मॉक्सिबेशन देने के पहले, पेशेंट को एक दिन पहले या 2 दिन पहले लगातार 2 3 बार आपके मॉक्सिबेशन पेट के ऊपर रेन मेरिडियन के रेन 4 और रेन 6 पे दिए हुए होने चाहिए, क्योंकि पहले गेट खोलना है फिर वाइटल एनर्जी को करना है। और बैक में ड्यू 4 को एक्टिवेट, अगर पेशेंट 40 साल से ऊपर का है तो ड्यू 4 को एक्टिवेट कीजिएगा, पहले ये 3 पॉइंट को एक्टिवेट कीजिएगा। अगर इम्यून से रिलेटेड पेशेंट आया हुआ है तो ड्यू 14 को और स्टमक 36 को साथ लीजिएगा। अगर लेडीज इशू आया हुआ है तो सेक्रम में, आप अगर हाथ ऐसे रखते हैं सेक्रम पे, तो इस एरिया में, जिसको हम ट्रेंगल कहते हैं, ट्रेंगल एरिया में, और प्लस रेन 4 रेन 6 और स्प्लीन 6 पर करके उसके बाद हुआ तो जीआईजी पे जाएगा। ये बहुत डीप सीक्रेट है जो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बता दिया। वहां करने के बाद आप करेंगे तो आपके रिजल्ट बम्पर हो जाएंगे। इसलिए फर्स्ट और सेकंड अगर लंबर में देंगे तो किडनी, लेकिन किडनी पे देने के पहले आपको उधर देना फिर किडनी पे आना।
ऐसी थर्ड और फिफ्थ नंबर पे आप आ जाएंगे तो आपका ब्लैडर के सारे इशू आ गए, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के, यूट्रस के, और दोनों पैरों के नीचे तक के, ये सारे इशू आपको थर्ड और फिफ्थ नंबर से सारे कवर हो जाएंगे। और अगर आप नेक के अगर और इश्यूज हों, अगर सर्वाइकल वगैरह हो, तो आप सर्वाइकल एरिया में फर्स्ट टू सेवेंथ, क्योंकि बहुत चिपके चिपके से होते हैं, तो हम पूरे ही लेते हैं, फर्स्ट टू सेवेंथ लेते हैं, तो नेक और अपर शोल्डर के सारे इशू इसमें कवर हो जाते हैं। तो हर्पीस जोस्टर का ट्रीटमेंट वगैरह एक्यूपंक्चर से अगर आपको करना हो, तो इससे बेहतर फिर आपके पास औजार नहीं है। तो अब यहाँ पर बातें सारी आती है, तो मैं सब बातें को मिक्स करके बता देता हूँ कि सारे पॉइंट जितने भी हैं वो सब दर्द और स्टिफनेस ऑफ लोकल नर्व को करता है। तो उस एरिया से जाने वाले नर्व का असर कहाँ होता है, ये अगर आपको मालूम है, तो आप पॉइंट का सिलेक्शन बहुत जल्दी और बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं और उनके सिम्टम हैं, जिस वर्टिब्रा से जो ब्रांचेज जाती है और उसको इफेक्ट करता है, वो सारे कवर होते हैं इससे। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी जानकारी है। तो ज्यादा करके या तो पेन के होंगे या ऑर्गन के होंगे, तो आपको दो सूत्र इसके मालूम पड़ गए। जिस वर्टिब्री से डिवाइड होके जहां पर हुआ तो जियाजी सिचुएटेड है, वहां से रिलेटेड ऑर्गन और ऑर्गन के द्वारा दिए गए सिम्टम जो होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अब समझ लीजिए स्काल फेयर ले रहे हैं आप, तो क्या लेंगे, किडनी पॉइंट लेंगे। तो आप कहाँ जाएंगे, L1 और L2, तो आपका किडनी मेरिडियन आ गया। अगर समझ लीजिए कान के इश्यूज में जा रहे तो कहाँ किडनी को करेंगे, तब आपको समझ में आ गया। तो इसलिए एक पॉइंट का जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, ये भी आपको जानकारी मिल गई। अगर आप स्पाइन के एंगल से बोलेंगे सर ये आपने तो ग्रुप बता दिया हमें, हम लोग एक्सपर्ट है, हमें एक एक स्पाइन के बारे में बता दीजिए, तो मैं एक एक स्पाइन का आपको बता देता हूँ कि अगर C1 to C4 हो गया तो पूरा हेड रीजन को आप कवर कर सकते हैं। C1 to C7 में पूरा नेक एरिया को आप कवर कर सकते हैं। C4 to C7 यानी सर्वाइकल, C4 to C7 में अपर एक्सट्रीमिटी पूरा कवर कर सकते हैं हम। इसी तरह C7 यानी जहां पर हमारी गर्दन घूमती है वहां से लेकर T9 तक, जहां पर हम कायरो करते हैं, कायरो का दायरा कहाँ होता है, C7 से लेकर T9 तक ही हमारा कायरो का दायरा होता है, जिसमें हम दबाते हैं, पुश करते हैं, प्रेस करते हैं, जितने भी करते हैं, तो ये सारे चेस्ट कैविटी, ये पूरी चेस्ट, यानी जो आपके रिब है इसके बीच में, चेस्ट में जितने भी ऑर्गन हैं और जितने भी कैविटी है, वो सारा का सारा C7 to T9 के बीच में कवर हो जाता है। इसी तरह T9 to L5 में अबडोमन, मतलब पेट के सारे प्रॉब्लम उसमें आ जाते हैं। इसी तरह लंबर 2 से लंबर 5 तक है, लंबो सेक्रल रीजन पूरा कवर हो जाता है। यानी अगर हिप का प्रॉब्लम हो, सैक्रल का प्रॉब्लम हो, कमर का प्रॉब्लम हो, कंप्रेशन का, जितने भी इशू आते हैं ज्यादा करके L2 to S2 के बीच में आते हैं, तो लोअर एक्सट्रीमिटी यानी नीचे के पैर का पूरा कवर हो गया। तो आपको आपका दायरा आपको क्या मिल गया, T11 to L5 और L2 to S2, तो लंबर सेक्युलर रीजन और लोअर लिम्ब का। तो अब अगर बाई चांस आपको घुटना दर्द भी हो गया, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि किधर से लेंगे, इधर से, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटी में है वो सारा का सारा। अगर समझिए किसी के हैमस्ट्रिंग के इश्यूज है, या क्वाड्रिसेप के इश्यूज है, या एंकल के इशू है, तो पूछना क्या है, या पैरों के इशू तो पूछना क्या है, L2 to S2 है। इसी तरह अगर पैल्विक से रिलेटेड है, रोटेशनल इश्यूज है कोई, या उनका मतलब चाल से रिलेटेड कोई बातें हैं जिसमें हिप इन्वॉल्व है, तो L2 to S4। तो ऐसे करके हुआ तो जिया जी को आप पूरा कवर कर सकते हैं। अगर नोट्स के रूप में अगर मैं बोलूं, तो याद रखिएगा बैक्सू पॉइंट के साथ अगर इनका कंबाइन करेंगे तो भी आप काम कर सकते हैं इस पर। तो ऐसे ही इसके दायरे बहुत बड़े हैं, मतलब एक्यूपंक्चर का कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो हुआ तो जिया जी उसमें शामिल नहीं है, वो सब पे नजर रखता है। जैसे आपका बॉडी का लीवर है वो मदर है सब बीमारियों को वॉच करती है, और ये सताए जाने पर फिर दूसरे ऑर्गन में बीमारियां आती है, इसीलिए लीवर खुद को ठीक कर लेता है। ये 60% तक खराब होने के बाद भी खुद को रिपेयर कर लेता है, इसीलिए लीवर को अगर आप काट के भी फेंक दे तो रीग्रो हो जाता है, और लीवर 1 महीने के अंदर वापस नया बनाने की क्षमता रखता है, बशर्ते आप उस क्षमता को बॉडी तक भेज पाए या बॉडी से निकाल पाए। इसलिए लीवर ठीक करने का मतलब सब कुछ ठीक करना होता है। वैसे हुआ तो जीआईजी को अगर आपने जीत लिया तो आपने एक्यूपंक्चर फील्ड को जीत लिया, इतना स्ट्रॉन्ग चीजें हैं यहाँ पर। तो आप लोकल पॉइंट बैक पेन के रूप में भी इस्तेमाल कर लीजिए और ऑर्गन के रूप में भी कर लीजिए। तो समरी में मैं आपको अब वापस बता देता हूँ कि ये जितने भी लिगामेंट्स है, मसल्स है, दोनों आते हैं, लिगामेंट्स भी आते हैं और मसल भी आते हैं, इसमें खाली मसल नहीं है। दूसरी बात है,
वर्टिब्रा के बिलो से जितने भी स्पाइनल नर्व स्टार्ट होते हैं, जहां भी जाते हैं, और वहां तक आर्टरी और वेन की जहां तक पहुंचे, वो सारे इसमें कवर होते हैं। उसके बाद इंटरनल ऑर्गन जिनके वर्टिब्री के पास से ब्रांचेज है, वो सारे कवर होते हैं, जो मैंने आपको अभी वन बाय वन बताया। इसके अलावा पास ही इसके ड्यू मेरिडियन है, और एक बाजू में ड्यू मेरिडियन है और एक बाजू में यूबी मेरिडियन है। तो ड्यू और यूबी मेरिडियन का जो हुआ तो जियाजी के पास में है, उसके जितने भी फंक्शन होते हैं जिस काम के लिए हम ले रहे हैं, वो या तो हम यूबी मेरिडियन में बैक्शो पॉइंट ले रहे हैं या ड्यू मेरिडियन में कोई पॉइंट ले रहे हैं, तो उन दोनों के जितने भी डिसऑर्डर ठीक करने की क्षमता है, वो सारी क्षमता हुआ तो जियाजी के पास है। तो उन दोनों को भी और रिजल्ट देने के लिए हुआ तो जियाजी को खड़ा कर दीजिए। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान बिना युद्ध किए भी अर्जुन के लिए ताकत बन गए, वैसे हुआ तो जिया जी इन दोनों के लिए ताकत है। ये अगर वहां पहुंच गया तो दोनों ताकतवर हो गए। कौन? वेक्सुपांट भी, यूरिनरी ब्लैडर भी, और ड्यूब मेरिडियन भी। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको चाहे लीवर का हो, चाहे गॉल ब्लैडर का हो, चाहे स्प्लीन का हो, चाहे स्टमक का हो, तो लोअर थॉरेक्स पे जाकर आप ये सारी चीजों का इलाज कर सकते हैं। अपर जाएंगे तो चेस्ट वाले में सारे से कर सकते हैं। तो अब आपको बड़ा आसान है। चेस्ट का करना है तो ठीक इसके पीछे का हुआ तो जिया जी, पेट का करना है तो ठीक इसके पीछे का हुआ तो जिया जी। इतना ही आसान है। एक दिमाग बना लेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन आप पूछेंगे सर एक्यूपंचर आता नहीं, मॉक्सिबेशन सर आप जितना बता रहे हैं उतना कैसे करें? तो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर प्लम बशम का भी आप काम कर सकते हैं। प्लम बशम थोड़ा सेफ्टी से करना होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लेजर का इस्तेमाल करते हैं तो काम आप आराम से कर सकते हैं। कुछ लोग गुआशा करते हैं, लेकिन गुआशा थोड़ा सा जलन वाला होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। आजकल क्या है, ताइशेन बोलकर टेक्निक है जिसमें हम पल्स भेजते हैं टक 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 करके। उसके भी डिवाइस जो होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यू पल्सर जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फॉर्म डिजिटल प्रेशर है जिसमें हम ईसीजी पैड जैसे छोटे पैड लगाते हैं और टेंस मशीन से उसको टक 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 करके कंट्रोल करके देते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास संभावनाएं भरपूर। आप जिस चीज में महारत हासिल करते हैं उस चीज का प्रयोग हुआ तो जीआजी पे कर सकते हैं। हुआ तो जीआजी को खाली स्टिमुलेट करने की जरूरत है, तरीके से, बिना बॉन्ड को डिस्टर्ब किए। तब आपको समझ में आ गया हुआ तो जिया जी 0.5 चुन और कैसे लेना है। अब आपको एक खास हुआ तो जिया जी के बारे में और एक पॉइंट बता दूं। जैसे ड्यू 15 है, ये बहुत डिटेल, अगर मैं ये खाली हुआ तो जिया जी पे करने बैठूं तो एक महीना निकल जाएगा, लेकिन वाइटल वाइटल सारी चीज कवर कर देता हूँ। जैसे ड्यू 14 है, ड्यू 14 के पास में ठीक ऊपर, अगर ड्यू 15 पे अगर 5 चुन लेटरल जहां पर हुआ तो जिया जी है, ये लेते हैं, तो ये होता है आपका यूबी 10। ये पॉइंट पे अगर आपने हुआ तो जियाजी ले लिया तो पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट से आप ड्यू 20 से काम चलाते थे या गले के पास के पॉइंट से लेते थे, हुआ तो जियाजी एक बार लेके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है। स्काल के कोई भी इश्यूज हो, ब्रेन के कोई भी इश्यूज हो, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के सर्जरी कराकर, या अभी पिछुटी जो जेनी रेने का मैडम है उनका भी अभी थोड़ा सा कोई इशू आया हुआ है थायराइड ग्लैंड में। तो वो पूछ रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए, हो सकता है ऑपरेशन होगा उनका। तो फिर मैंने हुआ तो जिया जी की सलाह दी उनको। तो इसी तरह स्काल्प के कुछ लोग ऑपरेशन करा के आपके पास आएंगे, या उसके इश्यूज से आएंगे, या ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू के आएंगे, या इनर और मिडिल ईयर के इश्यूज के आएंगे, या सिंपेटिक नर्व वाले में आएंगे, तो आप यूबी 10 के और ड्यू 15 के बीच के हुआ तो जिया जी का पॉइंट लीजिएगा। बहुत वंडरफुल रिजल्ट है, मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए अचानक याद आ गया, इसलिए आपको बता दिया। इसी तरह हुआ तो जिया जी कहता है कि इनर जेनेटिक ये सब लक्सेशन पर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे नींद नहीं आती है, इंसोम्निया है, या बीपी है, हाइपरटेंशन है, या माइग्रेन है, या एक फैटिक है जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक टायर्डनेस है, या वर्टिगो है, या हेडेक है, या अचानक सर्दी जुकाम, जो इम्यून से रिलेटेड कहते हैं ना कि सर्दी जुकाम नजला ये सब लगते रहता है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। यूबी 13 के पहले आप इस पॉइंट को ले लीजिए, इम्यून बूस्टर का काम कर जाएगा आपका। तो आपको ऐसे ही करके इस पॉइंट का इस्तेमाल करना है। और नेडलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, परपेंडिकुलर नीडल से जाएगा। प्राय लोग को लगता है टेढ़ा नीडल लगाने से सेफ है, सीधा डेंजर है। सीधा सेफ है, टेढ़ा यहाँ पे डेंजर है। यहाँ की थ्योरियां बदल जाएगी क्योंकि लोकेशन बदल रहा है। और डेप्थ जो है, अभी आप ज्यादा मत जाइएगा। वैसे हम डेप्थ तो ऐसे ऐसे थेरेपिस्ट भी हैं जो 2.5 चुन तक भी लेते हैं, लेकिन अभी आपको वो सब चीजें पढ़कर उस पर मत गोते लगा लीजिएगा। 0.3 से 0.5 चुन तक जाइएगा और 0.5 चुन तक
साइड में जाइएगा, बस सिंपल सा है। इसके अलावा जितने भी आर्थराइटिस है, वर्टिब्रल जॉइंट की जितने भी इश्यूज हैं, सब में ये काम करेगा। तो फुल आर्थराइटिक, यानी आर्थराइटिक भी 110 प्रकार के आर्थराइटिक, लगभग लगभग 110 प्रकार के आर्थराइटिक हैं, वो सारे में, आरए में भी ओए में भी, दोनों में ये काम करता है। सर्वाइकल के इश्यूज, बैक के इशू, शोल्डर के इशू, कमर के इशू, जो कॉमन इशू होते हैं, तो इसमें आप देंगे स्टिमुलेशन मैनुअल दीजिएगा। मशीन का प्रयोग तो बिल्कुल मत कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं तो एक्यूपल्सर का, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो। नहीं तो मोक्सा से स्टिमुलेट कर दीजिए, आपको कोई उसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो लगभग लगभग मैंने अपना दायरा इसमें कवर कर लिया। कोई अगर डाउट्स होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उस ढंग से भी आपको समझा दूंगा। तो एक पॉज ले लेते हैं नीलम जी। बोलो प्रीति। आवाज आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। चलो प्रीति, जब तक आवाज कर रहा है तब तक अजय पूछो। अभी आ नमस्ते रही है। हाँ, बोलो। सर जो आपने बताया कि 3 जून वाला जो है वो हमें वादी अजी पे लेना है, और 5 जून 5 सेंटीमीटर वाला जो तो हमारा मॉक्सा आएगा तो उसको परपेंडिकुलर हमें ड्यू मेरिडियन और ब्लैडर वाली मेरिडियन पे लेना है सर, ऐसे ही बताया था सर आपने। सर वो फिर नहीं, से रिपीट कर दीजिए। एक्चुअली देखिए, निडल और मॉक्सिबेशन अलग अलग मैटर है। मैं निडलिंग की बता रहा हूँ, मॉक्सिबेशन का तो काम कंप्लीट हो गया था। सेकंड फेज में मैं निडलिंग पे बता रहा था कि निडल कैसे करेंगे। पहली बात है कि निडल हमेशा लोग क्या करते हैं, ऐसे टेढ़ा लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, लगाया जाता है, लेकिन उसके पहले पता होना चाहिए कि निडल कहाँ लैंडिंग हो रहा है। तो पैड के ऊपर प्रैक्टिस होनी जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, ये देखो इधर है स्पाइन, ये स्पाइन है, निडल देना है मुझे इस उंगली पे, आप निडल लगाए ऐसे, आपने टच क्या कर दिया, स्पाइन, ये वाला क्या है, इस पे तो आया ही नहीं। तो आपने तो ये यहाँ और यहाँ पर ओवर स्टिमुलेट कर दिया, तो आप यहाँ पर खुरचन करके इस पे हेयर लाइन क्रिएट कर देंगे, और ये हेयर लाइन जो है बहुत भारी भरकम डैमेज करेगा बॉडी में। इसलिए आप ऐसे लगाइए, तो कम से कम निडल ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ऐसे चला जाएगा या ऐसे चला जाएगा। ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ऐसे तभी लगाना होता है जब आपको पता होता है कैसे लगाना है। बरोबर। तो आपको क्या करना है, अब 0.5 चुन क्या है, ये समझ लीजिए आपका ड्यू मेरिडियन है, ये आपके हुआ तो जिया जी है, और इसके पास में ये यूबी मेरिडियन है, बराबर। ये ड्यू मेरिडियन है, तो इससे 5 चुन इधर, 0.5 चुन इधर, 0.5 चुन इधर। ये तो हो गई दोनों के लोकेशन, तो ये हो गए आपके हुआ तो जिया जी। अब हुआ तो जिया जी की जो निडलिंग है, 0.3 चुन टू 0.5 चुन। क्लियर। ऐसे लेना है, ऐसे ये समझ लीजिए आपकी डीयू मेरिडियन स्पाइन है। इस स्पाइन से हमने 0.5 चुन दोनों लिया, ये हो गए हुआ तो जिया जी। 1.5 चुन लिया, तो ये हो गए आपके यूबी मेरिडियन। इस पर इधर और इधर 0.5 चून, और निडल का जो डेप्थ है 0.3 टू 0.5 चून परपेंडिकुलर, न कि ऑब्लिक। क्लियर। माइक खोलो। सर सर मॉक्सा के लिए पूछी थी, नीटलिंग तो समझ में आ गया था कि जो मोक्सा आपने मोक्सा तो मॉक्सा बताया। मोक्सा तो आप टेढ़ा देते ही नहीं है ना, तो मोक्सा टेढ़ा कहाँ से हो जाएगा, ऑब्लिक मोक्सा तो होता ही नहीं है ना। नहीं हाँ। नहीं सर, और तीन मोक्सा तो कुछ सेंटीमीटर वाला। सेंटीमीटर नहीं बताया, चुन बता रहा हूं मैं। 3 सेंटीमीटर सर मोक्सा नहीं की साइज। मोक्सा हाँ जी दो ही सर। प्रकार के हैं, ये मोक्सा का जो ये रहता है ना, ये 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर, पाँच हाँ। पाँच अभी 7 सेंटीमीटर क्यों नहीं लेते, क्योंकि 7 सेंटीमीटर में ये पूरा यूबी मेरिडियन कवर हो जाता है। यूबी हम्म। मेरिडियन पे जब भी हम देते हैं तो ऐसे देते हैं मॉक्सिबेशन, और हुआ तो जीआजी पे देते हैं तो ऐसे देते हैं। तो ऐसे देने के लिए इसका सरकमफ्रेंस छोटा चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये टर्न अप हो जाएगा और हिट जो होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हमको हिट चाहिए ऐसे। इसीलिए यहाँ पर कौन मॉक्सिबेशन दिया जाता है, 1 कौन, 2 कौन, 3 कौन, 100 कौन। समझ में आया। दूसरी ओके बात, सर। यहाँ पे मॉक्सिबेशन ऐसे नहीं होगा, ये मॉक्सिबेशन होगा ऐसे। यहाँ दिया फिर ऊपर गया, यहाँ दिया ऊपर गया, यहाँ अंडरस्टूड। दिया ऊपर गया। दोनों का टेक्निक का अंतर होता है, इसलिए प्रेस मॉक्सिबेशन हुआ तो जीआईजी पे दिया जाता है। तो आपको अगर प्रेस मॉक्सिबेशन है तो दे सकते हैं, आपको मालूम ही है।
तो प्रेस में ऑक्सीवेशन हम लोग 3 सेंटीमीटर वाले से देते हैं, या 1.8 सर सेंटीमीटर वाले से देते हैं। हाँ। सर इसमें एक रिजल्ट बताना है कि आज एक शोल्डर पेन का पेशेंट आया था, तो मैंने खाली प्रेस मॉक्सिबेशन वही वातो जी अजी पे दिया था, हम्म, देते ही उसका पेन खत्म था सर। नहीं, बिल्कुल, वो तो मैं वो आप लोगों इसी। को, हाँ वो तो मैंने जब वहां पर सिखाया था तब भी दिखाया था कि मिरेकल रिजल्ट है। ये 1 सेकंड का मॉक्सिवेशन आपके लगभग 1 से 10 मिनट के मॉक्सिवेशन जितना इफेक्टेड होता है। इसलिए 5 सेकंड का मॉक्सिवेशन आपके पूरे 1 घंटे के मॉक्सिवेशन जितना इफेक्ट दे देता है। यस इसीलिए वो सर। मैं खास खास स्टूडेंट को ही सिखाता हूँ, बाकी को वो सिखाता नहीं, क्योंकि मेरे अलावा कोई नहीं करता है इंडिया में। तो वो चीजें है। इसी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत बार रिजल्ट नहीं मिलते, तो हम DU 20 पे करते हैं। तो जब क्लास में मिलेंगे तो जो नए स्टूडेंट है जिनको नहीं सिखाया गया उनको सिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अच्छा ज्ञान अच्छे स्टूडेंट के पास रहना चाहिए, वो जनरल ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए पहले के टीचर लोग हर स्टूडेंट को पास नहीं रखते थे, क्योंकि कुछ साइंस को अगर खराब कर दिया, जैसे बाकी फील्ड खराब हो रहा है, साइंस खराब नहीं होना चाहिए। तो वो साइंस में दम है तो दमदार आदमी के पास होना चाहिए वो। ब्रह्मास्त्र बाजार में नहीं बिकते, वो साइंटिस्ट रखते हैं उसको। बराबर। तो रिजल्ट है। थैंक्स। काम, हाँ थैंक्स। काम करो उस पर। चलो, मजा करो। ठीक है। चलो, पूछो अजय। सेम क्वेश्चन था कि जो मोक्षा करेंगे पंक्चरिंग पे, वो कितना टाइम करेंगे, कितना समय? आपको मोक्सा और निडल का जो टाइमिंग है वो कौन से डिफर करता है, कितने कौन की जरूरत है, कितनी जी देर सर। की नहीं, कितने कौन ऑक्सीवेशन किया जाता है, कितनी बार किया जाता है। लेकिन एक बार ऑक्सीवेशन करने में 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। टाइम यहाँ इस जगह में हम टाइम नहीं देखते हैं, कौन देखते हैं, कितने कौन। अभी आप को अभी वीडियो मॉक्सिबेशन के मिलेंगे तो उसमें आप देख अच्छा। लीजिएगा, उसमें कौन बनाना वगैरह हमने बहुत डिटेल में सिखाया है। हमारे अलावा ना तो कोई कौन बनाता है इंडिया में, ना कोई कौन का इस्तेमाल करता है, ना किसी के पास में उल मोक्सा है, ना कोई उल मोक्सा का कौन बनाना जानता है। इसलिए उसमें बहुत बारीक जानकारी, वो धीरे धीरे आप देखते रहिएगा, समझ जाएंगे। थैंक यू ठीक है। सर। गुलाम मोहम्मद जी डायरेक्ट आके वीडियो खोल के क्वेश्चन नहीं लेते हैं, आज ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखिएगा। सर लाइट नहीं थी सर। लाइट नहीं थी, आप तो चमक रहे हो। हाँ, अभी तो आया सर लाइट। अरे तो आप आते ही लाइट आएगी तो आप पहले आया करो ना। बोलो। सर सर्वाइकल पे नीडलिंग कर सकते हैं, नीडलिंग। सर्वाइकल पे निडलिंग, सर्वाइकल बोले तो सर्वाइकल तो मतलब वर्टिब्रा का ये नाम है, C1 सर्वाइकल तो। C2 C3 C4 हाँ, पे। नहीं कर सकते। करना आता है तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करना आता तो नहीं कर सकते। ये सेफ एरिया नहीं है। क्यों करना है सर्वाइकल के लिए? आपके पास डिस्टल पॉइंट है ना, जब आपके पास लंग 7 जैसा एक डिस्टल पॉइंट है तो लंग 7 लीजिए, LI4 सामने के लिए तो LI4 लीजिए। बैक में आपके पास इतने अच्छे पॉइंट्स हैं। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन 9-10 का प्रयोग सिखाया था, DU 14 का सिखाया, UB 11 का सिखाया, फिर हुआ तो जिया जी है, DU 15 पे है, और उसके नीचे थोरेसिक 1 के नीचे तक आ जाइए, वहां से काम चलाइए ना। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, जैसे कायरो में हम नेक का काम करते ही है ना, लेकिन नेक तब हाथ लगाना चाहिए जब बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो फेज वाइज बढ़िए, डायरेक्ट सर्वाइकल जाने का क्षेत्र नहीं है। आप कोई आदमी कभी अपने घर के 5 तल्ले तक सीढ़ियां नहीं चढ़ा, वो कहेगा हिमालय जा रहे हैं घूमने के लिए? पॉसिबल नहीं है। तो पहले बाकी स्पाइन पे मजबूत कीजिए, फिर सर्वाइकल में घुसिएगा। सर्वाइकल को प्रैक्टिस में आने के लिए समय चाहिए होता है। तो सर्वाइकल एरिया के लिए एक बार डिस्टल से काम चलाइए, रिजल्ट तो आपको डिस्टल से ही मिल जाएंगे। अगर बंदूक किस लिए आविष्कार किया गया? दूर से गोली मारने के लिए। तो पास में जाके गोली क्यों मारना? वो तो तलवारबाजी का काम था कि पास में जाके छुरा भोंकेंगे, पास में जाके तलवार मारेंगे, कोई तलवार की सीमा तक आना जरूरी था। बंदूक के लिए पास जाना जरूरी नहीं है, दूर से भी मार सकते हैं। तो आपके पास डिस्टल पॉइंट इसीलिए है। तो सर्वाइकल में जा सकते हैं, लेकिन तब जाना चाहिए जब बाकी यात्राएं पूरी हो जाए। बरोबर। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ चलना चाहिए। तो चलिए, यहाँ हो गया। अब किसी को बीच में ये सारे प्रश्न देख के कोई डाउट आया हो तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन? हो गया। तो चलिए, मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। हमारे दो टेलीफोन नंबर है, 7002506486, 9435021306। अभी रुकिएगा, अभी इसके बाद एक छोटा सा और एक वीडियो बनाएंगे, उसमें और चीजें समझाते हैं आपको। तो
इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई नीलम जी।